नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अरावली पाठशाला की ऑनलाइन क्लासेस में। तो विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे थे कक्षा 9 के गणित, जिसमें अपना चैप्टर चल रहा था व्रत। और इन चैप्टर में हम परिचय में प्रमेय के बारे में पढ़ रहे थे और प्रमेय में हमने 4 प्रमेय कंप्लीट कर ली थी। अब आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आगे की प्रमेय पढ़ेंगे और उनके बारे में समझेंगे। चलिए, तो आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके और कंप्लीट कोर्स आपको अवेलेबल हो सके। ठीक है, चलिए तो आज अपन स्टार्ट करते हैं आप आज का अपना ये लेक्चर। देखिए, अपन ने 4 प्रमेय पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रमेय नंबर 5। ये अपने लास्ट वाली चौथी प्रमेय थी, जिसको अपन ने प्रूव करवाया था। अब अपन आगे देखेंगे प्रमेय 5वीं प्रमेय। देखिए क्या है ये प्रमेय। 3 और अब इन प्रमेयों को सिद्ध करने की जरूरत नहीं, इन प्रमेयों को केवल समझने की जरूरत है कि समझना है कि ये प्रमेय, ये कथन क्या बोल रहा है, उसको अपन समझेंगे केवल। आया समझ में? फिर आगे प्रश्नावली पर आगे बढ़ेंगे। फिर देखिए ये प्रमेय क्या कह रही है। 3 बिंदु, 3 दिए हुए असरेखी बिंदुओं द्वारा होकर जाने वाला एक और केवल एक वृत्त है। मतलब कि इसका ये कहना है कि 3 असरेखी बिंदु, मतलब कि यहाँ देखिए 3 असरेखी बिंदु। सरेखी क्या होता है? सीधी लाइन में होती है। असरेखी मतलब जो सीधी लाइन में नहीं है। एक बिंदु यहाँ पर दे रखा है मुझे, एक पॉइंट यहाँ पर दे रखा है, एक पॉइंट यहाँ पर दे रखा है। ये 3 असरेखी बिंदु है, मतलब सरेखी नहीं है। सरेखी क्या होता है? जो एक लाइन में, सीधी लाइन में तीनों बिंदु स्थित है तो सरेखी बिंदु कहलाते हैं। तीनों लाइन में नहीं है, तो एक रेखा से इन तीनों का मिलान नहीं किया जा सकता है, तो ये असरेखी बिंदु है। तो इन असरेखी बिंदु से केवल और केवल एक वृत्त ही बन सकता है। देखिए वृत्त कैसे बन सकता है। ये असरेखी बिंदु, तीनों को बिंदुओं को अपने को कवर करना, लेना है और इस प्रकार से अपन मिलाएंगे तो केवल और केवल एक वृत्त की रचना होगी, आगे और कुछ नहीं बन सकता। इस प्रकार से एक वृत्त बन सकता है। 3 असरेखी बिंदुओं से केवल और केवल एक वृत्त बन सकता है। यही ये कथन का कहना है। आया समझ में? कंप्लीट। ठीक है, क्या कह रहा है? 3 दिए हुए असरेखी बिंदुओं द्वारा होकर जाने वाला एक और एक केवल वृत्त है। आया समझ में? 3 असरेखी बिंदु कोई भी दे रखे हो तो उन तीनों से एक केवल और केवल एक वृत्त ही जा सकता है और कोई नहीं जा सकता। आया समझ में? ये कथन ये कह रहा है। अब आगे देखिए अगली प्रमेय। देखिए अगली प्रमेय क्या कह रही है। एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है। सबसे पहले क्या बोल रही है? एक वृत्त, मतलब जैसे कि ये हमने लिया वृत्त, एक वृत्त है कि सबसे पहले एक वृत्त की, देखिए एक वृत्त की बराबर जीवाएं, क्या? वृत्त की बराबर जीवाएं। वृत्त है और उसकी जीवा कैसी है? बराबर जीवा है। देखिए ये जीवा मैंने एक ली और एक मैंने ये जीवा ली। ये जीवा मैंने लिया, ये जीवा माना माना कि ये जीवा कितनी है? 5 सेंटीमीटर। कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और ये जीवा भी बराबर है तो 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, केंद्र से समान दूरी पर होती है। केंद्र से किस किस कैसी दूरी? केंद्र से समान दूरी पर होती है। तो केंद्र से ये सीधा लंब गया तो ये लंब कितना है? हमने माना कि ये लंब 6 सेंटीमीटर है, तो इस जीवा पर भी यहाँ से ये लंब आएगा तो ये भी कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। आया समझ में? वो हमेशा लंब होनी चाहिए, लंब हो तभी वो समान होती है। अगर लंब ना हो, अगर यहाँ यहीं पर चले जाए तो ये 6 सेंटीमीटर नहीं होगी, ये समान दूरी नहीं होगी। जो सीधी 90 डिग्री पर आती है, जो लंब आती है, वो ही समान होती है समान जीवाओं से। ठीक है ना? ये देखो क्या कह रहा है कथन। एक वृत्त की, मतलब वृत्त की बराबर जीवाएं, मतलब ये वृत्त की बराबर या समान जीवाएं है, बराबर लंबाई की जीवाएं 5-5 है। जो केंद्र से ये दूरी भी इनकी 6 से बराबर होगी। आया समझ में? फिर यहाँ देखिए ये क्या दे रखा है ब्रैकेट में? सर्वागसम वृत्तों की, मतलब वृत्त कैसे होने चाहिए? सर्वागसम होने चाहिए। एक वृत्त ये है, इसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। एक दूसरा वृत्त होगा, इसकी भी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ऐसे व्रत होने चाहिए, मतलब 2 सर्वागसम व्रत होने चाहिए। व्रत कैसे होने चाहिए? सर्वागसम होने चाहिए। आया समझ में? कंप्लीट यहां तक देखा अपन ने। चलिए अब आगे देखते हैं अपन।
अगर आपको पास दो सर्वागसम व्रत है, अगर दो सर्वागसम है व्रत है, अगर दोनों में जीवाएं बराबर दे रखी है, जीवाएं समान लंबाई की है, तो केंद्र से जीवा की दूरी होगी वो भी दोनों में ही समान होगी। यही इस कथन का कहना है जो अपन ने इससे समझा। अब अपन आगे देखते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट वाला, देखिए जो प्रमेय अपन ने आगे देखी उसी प्रमेय का एकदम विलोम है। हमेशा प्रमेय दो दो ली गई है, जिसमें एक कथन कोई और कह रहा है तो जस्ट दूसरी प्रमेय में उसका अपोजिट या विपरीत आता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से ये प्रमेय देखिए आप, ये अपने अगली वाली प्रमेय समझी, इसकी जस्ट विपरीत है ये प्रमेय। देखिए ये विपरीत प्रमेय क्या है, कहती है देखिए एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती है। केंद्र से समदूरस्थ, यहाँ देखते हैं अपन वृत्त बनाते हैं। सबसे पहले ये वृत्त आ गया, ठीक है, ये आ गया वृत्त। अब वृत्त में देखिए ये केंद्र है, ठीक है, केंद्र से समान दूरी पर, माना कि केंद्र से ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है और इस साइड भी 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है ना, ये भी 5 सेंटीमीटर की दूरी है। यहाँ पर भी एक जीवा है और यहाँ पर भी एक जीवा है। इस बार क्या है, ये 5 सेंटीमीटर अपन को दे रखा है पहले से। देखिए ये वाला जो पोर्शन है इसका ये 5 सेंटीमीटर है पहले से। देखिए ये मेरे पास 5 सेंटीमीटर दूरी दे रखी है मुझे और ये भी 5 सेंटीमीटर दूरी है। मतलब जो केंद्र की दूरी है ये क्या है, केंद्र, केंद्र से जो दूरी है वो समान है। अगली बार क्या था अपन ने लास्ट पर में पढ़ी, उसमें क्या था, ये जीवा थी वो समान लंबाई की थी 5-5। फिर अपन ने सिद्ध किया भाई, अपन ने देखा कि अगर जीवा की लंबाई समान होती है तो केंद्र से दूरी भी समान होगी, ठीक है ना। तो इस बार दे रखा है कि अगर केंद्र की दूरी समान है तो वो जीवाएं भी आपस में समान होगी। तो ये अगर 5 है तो ये भी 5 है, तो ये जीवा भी बराबर होगी, दोनों जीवा, ये भी 6 है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगी। तो जीवा भी आपस में बराबर होती है। यही इस कथन का कहना है। एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं, केंद्र से समदूरस्थ मतलब केंद्र से समान दूरी, ये केंद्र है इससे समान दूरी पर, समान दूरी मतलब 5 इधर 5 इधर 5 इधर, कोई भी जीवा लो समान ही आएगी। समान जीवाएं लंबाई में समान होती है, जीवाओं की लंबाई भी समान होगी। कंप्लीट। यहां तक ये प्रश्नावली, सॉरी ये प्रमेय आपको अच्छे से समझ में आई, ठीक है। चले आ रहा है समझ में अच्छे से प्रमेय, कोई भारी नहीं है, प्रमेय एकदम सरल है। इन प्रमेय को, इन कथनों को समझना है। ये कथन इस 9th क्लास के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलकर भी आप अगर कंपटीशन का एग्जाम देते हो तो उनमें भी इन प्रमेय का विशेष उपयोग है। और न्यूमेरिकल टाइप में, गणित में इस प्रकार के सवाल आपको कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि इन सवालों को कैसे हल करें। क्यों? क्योंकि उन बच्चों को इन प्रमेय के बारे में नॉलेज ही नहीं होता है। अगर ये प्रमेय को आप अच्छे से समझ लेते हो, इन कथन को अच्छे से समझ लेते हो, दिमाग में बिठा लेते हो, तो आगे के आने वाले एग्जामों में, भविष्य में जो एग्जाम आएंगे, आपके कंपटीशन एग्जाम होंगे, उनमें भी आपको गणित विषय से संबंधित जो भी सवाल आएंगे उनको करने में एकदम आसानी रहेगी। इसीलिए 9th क्लास को भी इम्पोर्टेंट आप इतना ही दीजिए जितना कि आप 10th और बोर्ड क्लास को भी देते हो, ठीक है ना। किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना है। चलिए तो देखते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगली प्रमेय है एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। ये कथन कैसे है, ये कथन, इस कथन को अपन समझते हैं। देखिए देखिए इसको अपन समझते हैं। चलिए ये मेरे पास एक वृत्त आ गया, ठीक है ना, एक ही वृत्तखंड के। अब वृत्तखंड क्या होता है, यहां से मैंने ये जीवा खींची, जीवा का नाम दे दिया बोले ए बी, ये वृत्त का केंद्र है। देखिए यहाँ पर वृत्तखंड हो गई, वृत्त के टुकड़े हो गए। वृत्तखंड मैंने समझाया हुआ है, नहीं समझा हमारा पहला वाला वीडियो आप जाकर इस चैप्टर का देखिए, उस चैप्टर में मैंने अच्छी तरह से समझाया है कि वृत्तखंड क्या होते हैं, ठीक है। देखिए वृत्तखंड यहाँ पर भी देखिए, वृत्तखंड, इस जीवा आई, इस जीवा ने वृत्त को 2 भागों में बांट दिया। एक तो ये नीचे वाला भाग, ये वाला भाग हो गया, एक ये ऊपर वाला भाग, ठीक है। ये 2 वृत्तखंड हो गए, एक तो ये वाला भाग, एक ऊपर वाला भाग।
इन दो भागों में वृत्त बट गया, ठीक है ना। वृत्त के टुकड़े, वृत्त के खंड वृत्तखंड कहलाते हैं, ठीक है ना। देखिए सिंपल सा है। देखिए क्या कह रहा है, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। देखिए ये जो पॉइंट है, ये जीवा है, इसने वृत्त को दो भागों में बांट दिया है। तो अब यहाँ से मैंने अगर ऊपर वाली साइड में मैं कोण बना रहा हूँ, यहाँ से एक तो ये गया, फिर यहाँ से ये आया, तो मेरे पास यहाँ पर कोण बन गया एक, ठीक है। वापस मैं इन्हीं से एक और कोण बना रहा हूँ, एक ये गया, एक ये गया, ठीक है ना। तो अगर ये 50 है, ये भी 50 होगा, ये 50 है तो ये भी कितना होगा, 50 होगा। इसका कथन ही ये है कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, तो ऊपर वाले में जितने भी कोण बनेंगे, इस वृत्तखंड से जितने भी ऊपर कोण बनेंगे वो कोण आपस में बराबर होंगे। आया समझ में। इसी प्रकार से आप नीचे भी बनाना चाहो, इस साइड भी बनाओगे, ये कोण भी आपस में सभी बराबर होंगे। तो ये जैसे 110 है, तो ये भी 110 होंगे। ये नीचे भी एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में इक्वल होते हैं। आया समझ में। सीधा सा कंसेप्ट है, कोई समझने जैसी बात नहीं है, ज्यादा सिंपल है। एक कथन है, इसको अपन ने देखा, एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में इक्वल होते हैं। वृत्तखंड क्या होता है समझा, देखा। ये देखिए 50 है, ये भी 50 होंगे। यहाँ पर भी एक ही ऊपर वाले वृत्तखंड में कोण बन रहे हैं तो आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। नीचे वाले वृत्त के टुकड़े में वृत्तखंड में कोण बन रहे हैं तो वो भी आपस में इक्वल होंगे। आया समझ में। चलिए इस प्रकार से अपन ने ये प्रमेय समझी, अच्छे से समझ में आई। अब अपन देखते हैं आगे वाली प्रमेय। आगे प्रमेय क्या कहती है, देखिए एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरिप कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरिप कोण का दुगना होता है। बहुत ही बढ़िया है प्रमेय, शानदार प्रमेय। इस प्रमेय को अच्छे से समझना, ये प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है और आगे भी आपको बार बार इस प्रमेय को जानने को मिलेगा। ये बार बार इस प्रमेय का उपयोग होगा। आप अगर किसी भी प्रकार का कंपटीशन एग्जाम दोगे, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, अगर आपने 8th में नवोदय का एग्जाम दिया होगा, नवोदय का एग्जाम, तो उसमें भी ये वाले प्रमेय का विशेष उपयोग हुआ है। गणित में इस प्रकार के सवाल पूछे गए थे, ठीक है। तो समझिए इस प्रमेय को क्या कह रहा है। एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरिप कोण, ये वृत्त का आया केंद्र। देखिए यहाँ पर अपन चाप, ये क्या बोल रहा है, एक चाप, तो यहां से मैंने ये चाप लिया, जैसे कि ये वाला, ये चाप, ठीक है ना। चाप आपने पढ़ा है ना, चाप क्या होता है, ये चाप, ये लघु चाप, ये वाला चाप, ठीक है ना। एक छाप द्वारा केंद्र पर अंतरिप्त कोण, ये छाप केंद्र पर जो कोण बनाएगा वो वाला कोण, ये और ये, इसने केंद्र पर ये कोण, ये बनाया कोण, ठीक है। समझ में आया। वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरिप्त कोण, ये जो छाप है, इसी छाप से वृत्त के केंद्र के अलावा और अन्य किसी भाग में जो केंद्र पर कोण बनाया, अब और किसी वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरिप्त कोण, शेष बिंदु यहां से अपन ने ये सीधा ये कोण बनाया अपन ने, ये आया कोण, ठीक है। आया कंसेप्ट समझ में, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, जो यहाँ पर शेष भाग पर जो कोण बनेगा वो उससे मतलब जो यहाँ पर कोण बना है, जो केंद्र पर कोण बनेगा उसका आधा होगा। मतलब कि यहाँ पर कोण बनेगा वो 2x है, तो यहाँ पर कोण बनेगा वो x होगा। इसका मतलब यहाँ पर कोण बना है आपके 80 डिग्री, तो यहाँ पर कोण बनेगा वो होगा 40 डिग्री। समझ में आया, कंसेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। मतलब कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरिप्त कोण, उसकी परिधि वृत्त के किसी शेष भाग, मतलब उसकी परिधि पर कहीं पर भी अंतरिप्त कोण का दुगुना होता है, ठीक है ना। मतलब केंद्र वाला कोण हमेशा डबल होता है। समझ में आया ये, इसको अच्छी प्रकार से देख लो, समझ लो, किसी भी प्रकार से समझना है एक बार आप वापस उसको रिवीजन कर देते। देखिए वृत्त का चाप था, चाप ने केंद्र पर कोण बनाया, ठीक है। एक चाप ने वृत्त के किसी भाग पर कोण बनाया, जैसे इससे यहाँ पर कोण बनाया, तो हमेशा जो परिधि पर कोण बनेगा, वृत्त के अन्य भाग पर कहीं पर भी कोण बनेगा, वो कोण इसका आधा होगा। मतलब यानी कि जो केंद्र वाला कोण है वो हमेशा डबल दोगुना होता है। आया समझ। यही कह रहा है, देखिए एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरिप्त कोण वृत्त के शेष किसी बिंदु पर अंतरिप्त कोण का दोगुना होता है। मतलब केंद्र वाला कोण कैसा होता है, डबल होता है। कंसेप्ट क्लियर, समझ में आया अच्छे से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, देखिए
एक व्रत है। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? देखिए एक व्रत है तो यहाँ से ये ये रेखा, ये रेखा, व्रत के अंदर एक चतुर्भुज, व्रत के अंदर एक चतुर्भुज माने कि चक्रीय चतुर्भुज है। ए बी सी और डी नाम दे दिया। अब क्या बोल रहा है? चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का प्रत्येक युग्म 180 डिग्री का होता है। मतलब इस वाला कोण x माना ये y, तो इन दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। कितना होगा? 180। ये माना अपन ने P और ये माना मैंने Q, तो P प्लस क्यू भी कितना होगा? 180 डिग्री। मतलब कि आमने सामने जो कोण बनेंगे, जो सम्मुख कोण होंगे, उनका मान कितना होगा? 180 डिग्री। समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया, ये तो सरल ही है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। अपन ने बार बार पढ़ा हुआ है चतुर्भुज के अंदर कि सम्मुख कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री हो गया। तो व्रत के चक्रीय चतुर्भुज होता है, उनका कोण का मान कितना होता है? 180। ये भी कितना होगा? आमने सामने वाले कोणों का मान 180 डिग्री। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। देखिए ये वाली प्रमेय समझते हैं अपन, ये इसकी अपोजिट है एकदम। यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का एक युग्म 180 डिग्री का हो तो वह चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। ये जिस उसका उल्टा है, अपन को पहले दे रखा था उसने कि सम्मुख कोणों का मान अगर एक चक्रीय चतुर्भुज है, अगर व्रत के अंदर एक चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, तो उसके सम्मुख कोणों का मान 180 होता है। और ये उल्टा है कि अगर व्रत के अंदर यदि कोई चतुर्भुज है जिसके सम्मुख कोणों का मान 180 है तो वो एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। देखिए पहले से दे रखा है x और y है, तो x प्लस वाई 180 है। ठीक है, ये पहले से दिया हुआ है। ये क्या है? दिया हुआ है। तो अपन कह सकते हैं कि ये जो है ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है ना, यही आपको बताना है, बाकी कुछ नहीं इसमें खास। ठीक है, समझ में आया? सभी प्रकार की प्रमेय को अपन ने सरल तरीके से समझ लिया है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक प्रमेय वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। अब अपन आगे बढ़ेंगे अपनी प्रश्नावली पर, जिसको अपन बेहतरीन ढंग से, शानदार ढंग से प्रश्नावली को एक एक सवाल को अपन हल करेंगे। अब वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ।